तो जब तक ईरान अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं करता, युद्ध का दायरा नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसकी ये गारंटी नहीं है कि अमेरिका फिर से ईरान के ऊपर अटैक करेगा। अमेरिका की बुद्धि पे हमें तरस आता है कि वो उसके रिकमेंडेशन पे बहुत फूले समा रहे हैं। आज आपने देखे 12 बम डाले हैं, कल वो और डालेगा। अभी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे डाला, हो सकता है कल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे डाले। तो इस तरीके से युद्ध का शेप होते हुए दिख रहा है। आने वाले दिनों में हम और क्लैरिटी देखेंगे। तो इस युद्ध को रोकने के लिए ईरान को बहुत तेज़ी के साथ डिप्लोमेसी का सहारा लेना चाहिए। ईरान की एयर डिफेंस ख़त्म हो गई है, लगभग ख़त्म हो गई है। उसके मिसाइल का ज़ख़ीरा भी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वॉर बढ़ेगा वैसे ही ईरान के अंदर अशांति फैलेगी। तो ईरान को एक लेना पड़ेगा डिसीजन। देखिए, इजराइल अमेरिका को इस लड़ाई में शामिल करना चाहता था और इजराइल इस लड़ाई में अमेरिका को ले आया है। और अमेरिका ने जो ये फोर्डो, नतांज और इस्फहान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक किया है, उसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर बंकर बस्टिंग बम्स, जिनको GBU-57 कहते हैं, ये B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से गिराए गए हैं। और इसके साथ में अमेरिका ने टोमाहॉक मिसाइल से भी इन तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका शामिल हो गया है। फोर्डो की जो न्यूक्लियर साइट थी वो इजराइल के काबू में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो भूमिगत थी। तो इसीलिए इजराइल कह रहा था कि यहाँ पर जब तक GBU-57 बॉम्ब नहीं गिरेगा, ये अंदर जाकर नहीं फटेगी, क्योंकि कोई 300 फीट नीचे बनी हुई है। और दुनिया में ये कैपेबिलिटी सिर्फ अमेरिका के पास है कि इतने बड़े बम को, जो कि 13.5 टन का है, और उसे ले जाके वहाँ गिराए, ताकि वो फोर्डो की न्यूक्लियर फैसिलिटी को नीचे जा कर के फोड़ सके। तो कहा यह जा रहा है कि फोर्डो की न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। शायद 2 GBU बम नतांज पे भी अमेरिका ने गिराए हैं, और नतांज और इस्फहान को उन्होंने टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से भी किया है अटैक। इससे पहले नतांज, फोर्डो और इस्फहान को इजरायली वायुसेना ने और इजरायली मिसाइल फोर्स ने भी टारगेट किया था। यानी GBU-57 के साथ साथ दूसरे जो मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो मतलब ये पूरी तरह से कंफर्म किया गया कि वो नष्ट हो जाए साइट अमेरिका की तरफ से। कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान ने कहा है कोई रेडिएशन नहीं हुआ है। तो अभी ये कितना नुकसान हुआ है, मेरे ख्याल से इसका लोग आकलन करेंगे अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज से। लेकिन नुकसान तो हुआ है, क्योंकि फोर्डो में जो आने जाने के रास्ते थे, एंट्रेंस और एग्जिट्स, इनके ऊपर GBU-57 का वार हुआ है, जिसके वजह से जो न्यूक्लियर साइट के अंदर लोग थे या बाहर सामान था, वो अंदर ही बाहर रह जाएगा, वो अभी इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी। क्योंकि ये बम नीचे जाकर फटते हैं, अटैक अंडरग्राउंड होता है। तो इसकी जो बाहर अगर आप देखें तो बाहर इतना नुकसान ही, जो बता रहे हैं कि बाहर नुकसान इतना नहीं दिखेगा जितना अंदर हो चुका है। तो क्या लगता है कि अंदर विध्वंस कंप्लीट हो गया है जिस तरह से? GBU-57 कोई 13.5 टन का बम होता है। इसमें कोई 5 टन जो है एक्सप्लोजिव होता है, तो 8 टन इसके अंदर मेटल होता है। और वो मेटल के वजन से जो है कहा जाता है 60 फीट चौड़ी कंक्रीट को भेदता हुआ चला जाता है। जब ये 200 फीट नीचे जाता है तब ये फटता है। तो ये 5 टन का बारूद जब नीचे जाके फटता है तो एक मिनी अर्थक्वेक पैदा करता है। तो उस विसिनिटी में जो भी चीज़ होगी या तो भरभरा कर गिर जाएगी, या वो आग लग जाएगी, या विध्वंस हो जाएगा। तो ये काफ़ी विध्वंसकारी बम है जिसका अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। अब क्या भविष्य में क्या लग रहा है, क्योंकि इसके बाद 10 शहरों को निशाना जो है ईरान ने भी बनाया है, वहाँ पर मिसाइल अटैक किए हैं। तो क्या लग रहा है कि ईरान अब फिर मतलब अपनी जो शांति की अपील ट्रम्प ने की थी कि अगर वो शांत रहेगा तो चीज़ें नहीं बदलेगी, सरेंडर करना चाहिए, वो लगता नहीं। देखिए, अभी क्या है कि एक त्रिकोण बन गया है, अमेरिका, ईरान, इजराइल। अमेरिका ने ईरान को अटैक किया, इजराइल को ईरान ने अभी अटैक किया, जो लेटेस्ट 40 मिसाइल उसने छोड़े हैं। देखने वाली बात होगी क्या
ईरान अमेरिका पर अटैक करेगा। ईरान पर से अमेरिका के ऊपर अटैक की दो सूरतें हो सकती हैं। या तो ईरान डायरेक्ट अमेरिकन बेसेस को जो मिडिल ईस्ट में उनको निशाना बनाए, या ईरान समर्थित मिलिशिया जो खास करके इराक में और सीरिया में बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पर अमेरिकन बेसेस को निशाना बनाए। क्योंकि इसके अलावा ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अमेरिकन मेनलैंड में जाकर अटैक करे। तो जब तक ईरान अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं करता, युद्ध का दायरा नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसकी ये गारंटी नहीं है कि अमेरिका फिर से ईरान के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि अमेरिका ईरान के ऊपर और इजराइल ईरान के ऊपर तब तक अटैक करते रहेंगे जब तक कि ईरान बिना शर्त न्यूक्लियर टॉक्स के लिए तैयार नहीं हो जाता। अब क्या लग रहा है कि ईरान मतलब टॉक्स के लिए तैयार होगा कि अभी नहीं, मतलब अभी फिर से मतलब अटैक करना पड़ेगा अमेरिका को, या अमेरिका की भागीदारी फिर और बढ़ेगी इसमें? ईरान को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कितना नुकसान झेलना चाहते हैं, कितना डिसरप्शन झेलना चाहते हैं अपनी सिविल लाइफ में, कितनी मतलब चाहे वो तेहरान हो, बाकी शहर हो, वहाँ बम गिरेंगे, लोगों को परेशानी होगी, कैजुअल्टीज़ होंगी, तो वो कितना नुकसान झेलने को तैयार हैं। क्योंकि जिस तरीके से वॉर बढ़ेगा वैसे ही ईरान के अंदर अशांति फैलेगी। तो ईरान को एक लेना पड़ेगा डिसीजन कि क्या वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके न्यूक्लियर टॉक्स के लिए राज़ी होता है। यानी जब तक ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को नहीं डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है, उस पर बात करता है, तब तक ये बाज नहीं आएंगे। ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक रहस्य है। ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वही है जो इजराइल बताता आया है। वो कहता है इतने बॉम्ब हैं, ये बन रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वगैरह वगैरह। ईरान की गलती ये है कि इसने कभी भी विश्व को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि जी हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ये है। अगर इस तरीके का कॉन्फिडेंस में लिया होता तो आज शायद ईरान का ये हश्र नहीं होता। अब साथ तो कोई नहीं आ रहा है ईरान के। पाकिस्तान पहले था, पाकिस्तान के साथ जो लंच जनरल मुजीर का हुआ, तो उसके बाद क्या लग रहा है, क्या चीज़ है उस मुजीर वाला लंच ट्रंप का, और फिर 2 हफ्ते का समय देना, फिर अटैक करना, तो ये स्ट्रेटजी क्या दिख रही है सर? इस पूरे युद्ध में ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध में जनरल मुनीर जो हैं वो बहुत छोटे प्यादे हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इनकी इंटरेस्ट मतलब इम्पोर्टेंस नहीं।